आज रात जर्मनी में इस्लामिक रिपब्लिक तेहरान के साथ आग से खेलना नहीं चाहिए, जबकि तेहरान अब्बास तराक्शी की क्षेत्र में यात्रा जारी रखते हुए इजराइल को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखता है। हाग की अदालत में इस्लामिक रिपब्लिक गिराए यूक्रेनी विमान शिकायत दर्ज की गई है। तेहरान को दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपनी रक्षा करने के लिए 1 साल का समय दिया गया है। तेहरान के प्रति एक नई रणनीति का प्रस्ताव ट्रंप के नए राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए आवाजी स्वतंत्रता के अनुसार इस्लामिक रिपब्लिक के पतन को वॉशिंगटन की नीति का केंद्र बनाना चाहिए। ईरान इंटरनेशनल के इस 24 घंटे के कार्यक्रम में मैं ओलाफ श्लोट्स जर्मनी से ईरान और दुनिया भर में हमारे दर्शकों को नमस्कार और शुभकामनाएं देता हूं। हाल की इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों की आलोचना करते हुए इस्लामिक रिपब्लिक से कहा गया है कि उसे आग से खेलना नहीं चाहिए। इसी समय ईरान के विदेश मंत्री अब्बास तराक्शी ने जॉर्डन के अपने समकक्ष के साथ बैठक में क्षेत्रीय यात्रा के नए दौर में इजराइल को रोकने और क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोकने के लिए देशों के सामूहिक प्रयासों की मांग की है। तराक्शी ने कहा कि अमेरिका के साथ संदेशों के आदान प्रदान के चैनल अभी भी सक्रिय हैं और तेहरान आवश्यकता पड़ने पर इन चैनलों का उपयोग करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता समीरान घराई हमारे साथ हैं। विदेश मंत्री समीरान कहते हैं कि संचार चैनल अभी भी खुले हैं और यह भी कहा जा सकता है कि काहिरा से लेकर मस्किट तक अन्य गलियारे भी हैं। हम यह नहीं जानते कि इजराइल के संभावित हमले से पहले इन संपर्कों के बारे में क्या जानकारी है। फरदाद अयातुल्ला अराखची कहते हैं कि अमेरिका के साथ संचार चैनल खुले हैं और इस्लामिक रिपब्लिक ने हमेशा इन चैनलों को बनाए रखा है और जब भी आवश्यक समझता है उनका उपयोग करता है। विशेष रूप से उन्होंने उन चैनलों के बारे में बात करते हुए स्विट्ज़रलैंड के दूतावास का उल्लेख किया है और इसे इस्लामिक रिपब्लिक के पास उपलब्ध एक चैनल के रूप में याद किया है। हम अमेरिका की ओर से इस बारे में बात कर रहे हैं। हमने श्री अरकची की इस बात कुछ नहीं सुना और हाल के दिनों में अमेरिका के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक अधिकारियों इस्लामिक रिपब्लिक के सीधे या अप्रत्यक्ष संवाद भी कुछ नहीं सुना। एक और चैनल जो इस्लामिक रिपब्लिक और अमेरिका के बीच है वह ओमान है और मस्कट में अप्रत्यक्ष वार्ताएं हैं। हमने हाल ही में श्री अरकची से सुना कि वर्तमान तनावों ये वार्ताएं रुकी हुई हैं। इस्लामिक रिपब्लिक के अनुसार ये वार्ताएं केवल परमाणु मुद्दों पर केंद्रित हैं, न कि क्षेत्रीय तनावों मुद्दों पर। श्री अरकची ने लेबनान से शुरू करके एक क्षेत्रीय दौरा किया है। वे सीरिया, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, कतर गए हैं और आज जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मिले हैं। वे मिस्र भी जाएंगे और ऐसा लगता है कि वे तुर्की के साथ भी अपनी यात्रा समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन मिस्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी सप्ताह के शुरू में सोमवार को हमने एक खबर सुनी कि शिन बेट के प्रमुख कई हफ्तों के बाद मिस्र गए हैं और वहां मिस्र की खुफिया सेवाओं के प्रमुख अब्बास कमाल से मिले हैं। खबर जो श्री सफ़र शिनबेत के अध्यक्ष की यात्रा के बारे में थी, इजराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम से संबंधित थी, जो बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों के आदान प्रदान से जुड़ी थी। क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बारे में बहुत कम चर्चा की गई थी और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर कोई बात नहीं हुई थी। इसका मतलब यह था कि इजराइल और मिस्र वर्तमान गाजा स्थिति के बारे में क्या करेंगे। बिल्कुल, श्री अब्बास तराक्शी का जॉर्डन द्वारा और निश्चित रूप से किंग अब्दुल्ला के साथ क्षेत्रीय तनावों पर चर्चा करना इस बात पर केंद्रित है कि अमेरिका इस बीच इजराइल और इस्लामिक रिपब्लिक के बीच मध्यस्थता कर सकता है। यह भी चर्चा की जाएगी कि मिस्र किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है। लेकिन अंत में महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी समाचार साइट एक्सियस ने इस संबंध में एक खबर प्रकाशित की थी कि अमेरिका का एक और दौरा कम है और श्री ब्लिंकेन, जो अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक हैं, एक ऐसा विरासत छोड़ने के इच्छुक हैं जो शांति और एक संघर्ष विराम के समझौते से संबंधित हो। श्री ब्लिंकेन इजरायली, यूएई और मिस्री पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि शायद चुनावों के बाद के लिए एक बैकअप योजना हो सके। और अब जो कुछ भी मौजूद है, गाजा के उत्तरी हिस्से में स्थिति कठिन है। संयुक्त राज्य अमेरिका मानवाधिकारों की स्थिति को बेहतर करना चाहता है। एक संघर्ष विराम को लागू करने के लिए बाइडेन प्रशासन को इसकी शुरुआत करनी चाहिए।
क्योंकि हम जानते हैं श्री ब्लिंकेन इस बात पर विश्वास करते हैं कि किसी भी तरह की संघर्ष विराम के संबंध में कोई घटना नहीं होगी जब तक श्री बाइडेन राष्ट्रपति हैं। आग की सियास नहीं होगी, लेकिन ये लोग एक आग की बहस के लिए परिस्थितियां तैयार करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका का ध्यान इस पर केंद्रित है और यह लेबनान पर भी है। हाल की घटनाओं ने अमेरिका का ध्यान वहां की ओर खींचा है और पिछले 2 हफ्तों में लेबनान के हिजबुल्लाह के लिए जो घटनाएं हुई वे भी अमेरिका के लिए खुली हैं। अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से हिजबुल्लाह के बारे में, इस्लामिक रिपब्लिक के बारे में, इजराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों को सीमित करने या इस्लामिक रिपब्लिक पर हमले से बचने के बारे में बिल्कुल भी आधिकारिक रूप से बात नहीं की है। धन्यवाद समैरा। हमारी संवाददाता वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्रालय में है। कामरान मदी ससेक्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर ब्राइटन से और शाहिंदे समई राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ वर्जीनिया से भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्री समई, क्या जो हम देख रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा इजराइल पर दूसरे मिसाइल हमले के 2 हफ्ते बाद तूफान से पहले की शांति है, या ये सभी कूटनीतिक बातचीतें, चाहे वे अमेरिकी पक्ष से हों या इस्लामिक रिपब्लिक के विदेश मंत्री से क्षेत्र के देशों में, क्या ये तनाव और प्रतिक्रिया की तीव्रता को कम कर सकती है? आपको नमस्कार जनाब फरजाद गरामी, जनाब डॉक्टर मतीन नाजनीन और प्रिय लोगों। ईरान, देखिए, जो मुद्दा है वह यह है कि इजराइल ने अपनी योजना बना ली है, यहाँ तक कि उन स्थानों को भी तय कर लिया है जिन्हें वे हमले का लक्ष्य बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि इजराइल के जनरल अमेरिका में सक्रिय जनरलों और सेवानिवृत्त जनरलों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सभी निर्णय निश्चित नहीं हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मामला है जो होने वाला है, और मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि यह अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों से पहले हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि श्री नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति को यह आश्वासन दिया है कि वे इस्लामिक रिपब्लिक की परमाणु और ऊर्जा या तेल स्थलों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन यह ठीक वही है जो आपने कहा, यह इस्लामिक रिपब्लिक के लिए शांति की स्थिति है, क्योंकि वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि वे कम से कम इन हमलों के विनाशकारी प्रभावों को कम कर सकें, या कम से कम क्षेत्र के सभी देशों के साथ बातचीत करके एक न्यूनतम दृष्टिकोण प्राप्त कर सकें कि किन क्षेत्रों की अधिक सुरक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक की सेना और राजनीति के उच्चतम स्तर के लोग हैं। पनाहगाहों में ले जाना, सुरक्षित स्थानों में ले जाना, लेकिन देश भर में फैले अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से सैन्य क्षेत्रों के मुकाबले कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और उन्हें वास्तव में यह नहीं पता है कि किस स्थान की अधिक देखभाल करनी चाहिए। अगर श्रीमतीन, हम इजराइल द्वारा 90वें मिनट में चौंकाए नहीं जाते, तो जो कुछ भी अब बाहर आ रहा है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि इजराइल के लक्ष्य सैन्य होंगे जिनमें परमाणु और ऊर्जा शामिल नहीं हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये लक्ष्य छोटे हों तो क्या ऐसे स्थानों पर हमला किया जाएगा जहां इस्लामिक रिपब्लिक अपने चेहरे को लाल बनाए रख सके, जैसा कि कुछ कूटनीतिज्ञ कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इन हमलों का पैमाना बड़ा हो, यानी संभावित नुकसान और हताहतों की संख्या अधिक हो, तो क्या इस्लामिक रिपब्लिक चुप बैठ सकता है, या क्या हम इजराइल पर ईरान के तीसरे हमले के गवाह बनेंगे? मुझे लगता है कि आप जिस आश्चर्य की बात कर रहे हैं उसकी संभावना पूरी तरह से है, और यहाँ तक कि यह काफ़ी अधिक भी है। हालांकि इस रिपोर्ट के बावजूद जो यह संकेत देती है कि इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि वह तेल और परमाणु कार्यक्रमों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इस बीच सभी रिपोर्टें यह भी कहती हैं कि इसी समय इजराइल अमेरिका को अपने लक्ष्यों के विवरण देने से बच रहा है। इजराइल ने कहा है कि वे अंततः अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेते हैं, और यहाँ तक कि कहा है कि जो जानकारी उन्होंने अमेरिका को दी है वह अंतिम क्षण में बदल सकती है, और इसके लिए कुछ कारण भी हैं। यदि आप इजराइल के दृष्टिकोण से इस मुद्दे को अधिक रणनीतिक रूप से देखें तो श्री नेतन्याहू शायद ये पसंद करेंगे कि श्री ट्रंप फिर से सत्ता में आएं। वह ट्रंप जो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ खतरों और
योजनाओं को उजागर कर चुके हैं और निश्चित रूप से यदि वह जीतते हैं तो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ बहुत कठोर कदम उठा सकते हैं। इसलिए श्री ट्रंप की जीत शायद श्री नेतन्याहू के खेल का एक हिस्सा हो सकती है और यह जीत संभवतः तब सुगम हो सकती है जब इजराइल किसी प्रकार का हमला करने का निर्णय लेता है जिसका जवाब इस्लामिक रिपब्लिक इस तरह दे कि अमेरिका यानी बाइडेन प्रशासन सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि यदि वे सहयोग नहीं करते हैं तो यह वास्तव में ट्रंप के लिए चुनाव में फायदेमंद होगा और यदि वे सहयोग करते हैं तो यह इजराइल के लिए फायदेमंद है। इसलिए मैं सोचता हूं कि यह संभावना है। इस बीच मैं यह भी सोचता हूं कि इस्लामिक रिपब्लिक का दूसरा हमला वास्तव में इजराइल के खिलाफ अपनी निरोधक क्षमता को पुनर्जीवित करने के लिए था। इसलिए यह संभावना नहीं है कि यदि एक सैन्य हमला भले ही अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर हो तो इस्लामिक रिपब्लिक जवाब न दे सके। यदि हमला केवल उदाहरण के लिए मान लीजिए साइबर हमले के जरिए ईरान की संचार प्रणाली पर हमला हो और कोई विस्फोट न हो जिससे हताहत न हो तो शायद वे बात छुपा सकें और जवाब न दें। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल ऐसा हमला करना चाहता है जिससे इस्लामिक रिपब्लिक को गंभीर नुकसान पहुंचे, चाहे वह सैन्य, आर्थिक या परमाणु हो। सरकार, अमेरिका के चुनावों में 3 हफ्ते बचे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर वास्तव में संघर्ष बहुत व्यापक हो जाए तो चाहकर या न चाहकर यह अंततः अमेरिका के चुनावों पर प्रभाव डाल सकता है? आप कितने सोचते हैं कि इजरायलियों के लिए चुनाव के दिन तक कम से कम यह सहन करना संभव है कि इसका सीधा प्रभाव चुनावों पर न पड़े और फिर उनके पास अधिक स्वतंत्रता भी हो? देखिए, यह एक दिलचस्प बिंदु है जिस पर आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन जो समस्या है वह यह है कि इजराइल का हमला वे नहीं चाहते कि वे इतना इंतजार करें कि मामला भुला दिया जाए, या कम से कम यह संदेह उत्पन्न हो कि इजराइल ने इस्लामिक रिपब्लिक का सामना करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता खो दी है। लेकिन दूसरी ओर इजराइल चाहता है कि वह मौजूदा मौसम और जलवायु की स्थितियों का लाभ उठाए जो अब बेहतर हैं, ताकि वह अगले 1 या 2 महीने या 3 या 5 सप्ताह में अपने लक्ष्यों के लिए इसका उपयोग कर सके। इसी कारण से मुझे लगता है कि इजरायलियों ने भी यह घोषणा की है कि वे इस हमले को तब तक करना चाहते हैं जब तक कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव न हो जाए। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि चाहे अमेरिका में इनमें से कौन सा व्यक्ति चुना जाए, 1-2 महीने और लगेंगे जब तक वह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, और यह एक ऐसा समय होगा जिसे इजराइल शायद खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन यह संभावना भी है कि इजराइल वह सब कुछ जो उसने उत्तरी क्षेत्र में लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ शुरू किया है उसे पूरा करना चाहता है, क्योंकि वह मानता है कि इस्लामिक रिपब्लिक कहीं नहीं जा रहा है और वहीं बैठा है। इसलिए हम अपने हमले का समय थोड़ा पीछे कर सकते हैं, और इस तरह यह इस्लामिक रिपब्लिक और सरकारी नेताओं को इस चिंता में भी रखता है कि इजराइल कब हमला करेगा, कहाँ हमला करेगा और उस हमले का परिणाम क्या होगा। और भी श्रीमतीन, एक ऐसा बिंदु है जिस पर शायद इन दिनों कम ध्यान दिया गया है, वह स्वाभाविक रूप से क्षेत्र के देश हैं, विशेषकर खाड़ी के किनारे के देश। हम जानते हैं कि एक तरफ उनमें से कई इस्लामिक रिपब्लिक से खुश नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे चिंतित हैं कि क्षेत्र में युद्ध की आग बढ़ने से यह उनके लिए भी समस्याएं पैदा कर सकती है। हाँ बिल्कुल, और रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने कहा है कि अगर उनकी तेल सुविधाओं पर हमला किया गया तो यह अरब सहयोगियों, विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की तेल सुविधाओं को लक्षित करेगा। यह वास्तव में कितना गंभीर है, खासकर यदि इजराइल द्वारा संभावित हमले का संचालन इन देशों के हवाई क्षेत्र से नहीं किया जाता है। इस स्थिति में ये देश अपनी रक्षा संधियों के तहत सुरक्षा गारंटी रखते हैं, जो वास्तव में इस्लामिक रिपब्लिक के लिए इन पर हमले का जोखिम और भी बढ़ा देता है, क्योंकि उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल इजराइल की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लागू करेगा, बल्कि यह उनकी रक्षा के लिए भी ऐसा कर सकता है, जो इस्लामिक रिपब्लिक के लिए एक स्पष्ट परिणाम देगा, जो संभावित इजरायली हमलों को कम करने की कोशिश कर रहा है।
इसके अलावा मैं यह मानता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावों के संदर्भ में इजराइल नहीं चाहता कि यह चुनावों पर कोई प्रभाव डाले, और निश्चित रूप से वह अपनी कार्रवाई को इस तरह से व्यवस्थित करेगा कि यह प्रभाव डाले। अब यह कि वे वास्तव में यह पहचानते हैं कि ट्रंप उनके लिए बेहतर हैं या बाइडेन, यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन तर्क यह है कि चुनाव के समय और इस संक्रमणकालीन अवधि में जिस पर श्री समीहम ने इशारा किया, इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में अधिक स्वतंत्रता मिलती है, और यह सभी समीकरण और भी अधिक बदल सकते हैं यदि हम इस धारणा को चुनौती दें कि अब तक कई पर्यवेक्षक मानते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध के विस्तार के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि शायद संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकी अधिकारियों की सार्वजनिक टिप्पणियों के बावजूद, जैसे कि गाजा में संघर्ष विराम या वास्तव में इजराइल के लेबनान पर हमलों को कम करने के बारे में, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि इजराइल के पास क्षेत्र में इस्लामिक रिपब्लिक के प्रभाव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता, इच्छा और प्रेरणा है। संयुक्त राज्य अमेरिका सार्वजनिक रूप से कह सकता है कि वे इसके खिलाफ हैं, लेकिन छिपकर वे शायद इसे प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले अमेरिका के अत्याधुनिक थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली इजराइल की धरती पर स्थापित की गई थी, और उनके अमेरिकी कर्मी इसे संचालित करेंगे। मेरे लिए यह वास्तव में एक ऐसे देश की इच्छा या इच्छा को नहीं दर्शाता है जो अत्यधिक विरोधी है। वास्तव में इजराइल का ईरान या ईरान के सहयोगियों के खिलाफ सैन्य अभियान होना चाहिए, और यदि हम इस धारणा को सही मानते हैं तो निश्चित रूप से हमें ईरान के खिलाफ इजराइल की ओर से एक व्यापक और गंभीर हमले की उम्मीद करनी चाहिए। यह एक अद्भुत सप्ताह है। धन्यवाद भी अर्दोशम आगायून, कामरान मेदीन और इस विश्वविद्यालय में संबंधों के लिए जो ब्राइटन और शान सिमी के विशेषज्ञों से जुड़ा है। पीएस सावसोफाइडो की उड़ान के पतन के लिए समन्वय और जवाबदेही समूह ने इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ हाग की अदालत में शिकायत पेश की। यह समूह, जिसमें यूक्रेन, कनाडा, ब्रिटेन और स्वीडन शामिल हैं, ने तेहरान के साथ बातचीत में नाकामी के बाद यह शिकायत दर्ज की है। इस्लामिक रिपब्लिक के पास 1 साल है अपने दस्तावेज और बचाव तर्क हाग की अदालत में पेश करे। मेरे सहयोगी महस मर्तजवी टोरंटो से हमारे साथ हैं, जैसे कि हम इस शिकायत के बारे में अधिक जानते हैं। फरदाद के अनुसार हाग की अदालत में इस शोक पत्र को भेजने और दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित सभी चरण पूरे हो चुके हैं। यदि हम एक संक्षिप्त अवलोकन करें तो 6 जनवरी 2022 को, यानी PS 752 उड़ान के गिरने की दूसरी वर्षगांठ से 2 दिन पहले, 4 संबंधित देशों यूक्रेन, स्वीडन, इंग्लैंड और कनाडा ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक के साथ बातचीत से कोई परिणाम नहीं निकलेगा, और इसके बाद वे कानूनी उपायों के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। 28 दिसंबर को, उसके 11 महीने बाद, इस्लामिक रिपब्लिक से 1971 मॉन्ट्रियल संधि अनुरोध किया गया, और अगले हफ्ते जब मॉन्ट्रियल यह घोषणा करेगा और यह प्रस्तुत करेगा कि क्या उसने यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा है या नहीं, उसके बाद 4 जुलाई को इसी शिकायत को हाग की अदालत में दर्ज किया गया था, जो कि लगभग 1 साल और 2 हफ्ते पहले 2 और 3 अक्टूबर को हुआ था। इसी हाग की अदालत में 4 देशों के प्रतिनिधियों ने इस्लामिक रिपब्लिक के मामलों पर मुलाकात की, लेकिन वे फिर से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अंततः पिछले साल 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 4 देशों को 1 साल का समय दिया ताकि वे अपनी दलीलें और दस्तावेज तैयार कर सकें और प्रस्तुत कर सकें। यह घटना आज 16 अक्टूबर बुधवार को हुई है। इसके बाद हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक 1 साल के भीतर अपनी रक्षा के लिए और इस मामले में जवाबदेही के लिए जो भी दस्तावेज हैं उन्हें प्रस्तुत करेगा। एक और काम जो इस्लामिक रिपब्लिक कर सकता है वह है इस अदालत की वैधता पर सवाल उठाना, जो ऐसा लगता है कि वे कर सकते हैं, क्योंकि इससे इस सुनवाई की प्रक्रिया को और जटिल और लंबा किया जा सकता है। मैंने 1 घंटे पहले हामिद इस्माइलियन, PS 752 न्याय मांगने वाले संघ के बोर्ड के सदस्य के साथ एक साक्षात्कार में उनसे पूछा कि यह संभावना कितनी है। चलिए देखते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सहारा लिया है। 1988 में जब एयरबस का विमान वास्तव में अमेरिकी लोगों द्वारा निशाना बनाया गया था, इसने यह कदम उठाया बिना यह कि हाग की अदालत में उनके मामले को स्वीकार किया जाए, और हाशमी रफसंजानी की सरकार अदालत के बाहर आई और
अमेरिका के साथ समझौता किया। यह चरण पूरी तरह से अलग है क्योंकि मुझे लगता है कि वह इस हाग की अदालत में उपस्थित हुए हैं और उन्होंने वकील भी रखा है और उन्हें विभिन्न मामलों में जवाबदेह होना चाहिए जो इस्लामिक रिपब्लिक के पास हैं, जैसे कि उड़ान PS सारसोफाइन 2 के गिरने के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन सभी एक स्तर तक आगे बढ़ चुके हैं। अब इनमें से कौन सा बाकी सबसे आगे है? ऐसा लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ICAO में भी यही हुआ। ICAO की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं और फिर ICAO की शुरुआत के बाद पिछले कुछ महीनों में निर्णय दिया जाएगा। अगर वहाँ भी इस्लामिक रिपब्लिक हार जाता है, जैसा कि हम मानते हैं कि वह हार जाएगा, तो एक और मामला इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में खोला जाएगा, एक शिकागो कन्वेंशन के आधार पर और एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के आधार पर। और अंत में परिवारों की उम्मीदें इस मामले की सभी अदालतों में चल रही प्रक्रिया से क्या हैं? परिवारों की प्राथमिक अपेक्षा सत्य और न्याय है कि 18 दिसंबर की रात के तथ्यों का खुलासा हो। उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ईरान के आसमान को क्यों खुला छोड़ा, क्यों कम से कम 2 मिसाइलें हमारे विमान पर दागी गईं, और सभी सवालों का जवाब देना चाहिए जो मेज़ पर हैं। महाशय स्पानियन ने कानूनी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया और बताया कि यहां तक कि इस्लामिक रिपब्लिक ने वकील भी रखा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में इस्लामिक रिपब्लिक के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वास्तव में एक सदस्य है और इसके पास अपनी कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सही है। कल जैसे कि हमने साक्षात्कार में सुना, इस्माइलियन ने भी जोर दिया कि उनके पास जवाबदेह होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अतीत का हवाला देते हुए जो इस्लामिक रिपब्लिक कामों की प्रक्रिया को लंबा और जटिल बनाने की कोशिश कर रहा है, यह उम्मीद की जाती है कि वे इस अदालत की वैधता पर सवाल उठाना चाहेंगे। यह इस्लामिक रिपब्लिक के अपने कार्यों का उल्लंघन है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि इसी मामले में 722 नंबर के गिराए गए यूक्रेनी विमान के मामले में भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की है, उस उड़ान के गिरने के बारे में जो वास्तव में फारस की खाड़ी के ऊपर गिराई गई थी। उन्होंने इस अदालत में भी शिकायत की थी और अंततः इस अदालत के बाहर, जैसे कि इस्माइलियन ने भी स्पष्ट किया था, परिणाम पर पहुंचना। धन्यवाद महसा मर्तजावी, हमारे संवाददाता जो कनाडा के टोरंटो में हैं। टोरंटो, कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार केंद्र के निदेशक अर्दशीर जारजादे के साथ हमारे पास हैं। श्री जारजादे, यह एक स्वाभाविक रूप से नागरिक मामला होगा। इस्लामिक रिपब्लिक के लिए हाग की अदालत में कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह अपनी रक्षा प्रस्तुत करे, भले ही वह अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाना चाहे। आपको क्या लगता है, शिकायतकर्ता देशों के जीतने की संभावना कितनी है? ऐसा लगता है कि अब मामला लगभग 1 साल बाद एक नए चरण में प्रवेश कर गया है, क्योंकि पिछले 1 साल में जज ने पक्ष को 1 साल का समय दिया था। 4 देशों ने अपना समय पूरा किया और उन्होंने पहले चरण के लिए अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। अब इस्लामिक रिपब्लिक के पास जवाब देने के लिए वास्तव में 1 साल का समय है और निश्चित रूप से यह अदालत की वैधता पर सवाल उठाने और अदालत की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करेगा। लेकिन यह भी ध्यान में रखते हुए कि 4 देशों ने सचमुच सबूत और अनुसंधान प्रस्तुत किए हैं। अदालत में सबूत पेश करने का लाभ इन 4 देशों के पास है, लेकिन जैसा कि उल्लेख किया गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की वैधता के संबंध में एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। एक यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक निश्चित रूप से इन सबूतों के खिलाफ यह तर्क करेगा कि उसने पहले ही स्वीकार किया है कि ऐसा कोई घटना नहीं होनी चाहिए थी। वे किस बहाने का सहारा ले सकते हैं? मैं यह कह रहा था कि तकनीकी मुद्दों या गलतियों पर इस्लामिक रिपब्लिक वास्तव में अधिक जोर देगा। मेरा यह कहना था कि इस्लामिक रिपब्लिक के लिए यह क्या बहाना हो सकता है कि वह कहे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का खाद्य क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। भले ही वह यह कहे कि यह मानव त्रुटि थी, फिर भी अदालत एक विवाद में 2 पक्षों के बीच अपनी भूमिका निभा सकती है।
सही है, हम इस्लामिक रिपब्लिक के सामने हैं। इस्लामिक रिपब्लिक अपने तर्कों को पेश करता है। ये तर्क कानूनी नहीं होते, न ही ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या कानूनों के दायरे में होते हैं, यह स्पष्ट है। और हम इस्लामिक रिपब्लिक की ओर से बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने जोर दिया है कि यह एक तकनीकी मुद्दा था, जानबूझकर नहीं था, और वह तर्क देता है। दूसरी ओर हम जोर देते हैं कि यह जानबूझकर और योजनाबद्ध था। यह अब चर्चा का विषय नहीं है, इसके बारे में बात की जा चुकी है, इसका सबूत है। और कनाडा के एंटारिया की अदालत में भी यह निर्णय लिया गया है कि यह वास्तव में एक आतंकवादी कार्रवाई थी। मैं उस मामले में एक कमजोरी देखता हूं जिसमें 4 सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है। यह है कि इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कनाडा की अदालत ने इसे आतंकवादी करार दिया है। अगर इस मुद्दे को इस मामले के साथ संबोधित किया जाता तो यह बहुत बेहतर होता, क्योंकि इस मामले का अधिकांश प्रयास इस बात पर है कि इस्लामिक रिपब्लिक पारदर्शी नहीं है, इसे जवाबदेह होना चाहिए, परिवारों को मुआवजा देना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो। यह निश्चित रूप से विमानन कानूनों के दायरे में स्वीकार्य और उचित है, लेकिन परिवारों की मांगों के दायरे में मेरे अनुसार यह नहीं बैठता, क्योंकि परिवारों की न्याय की मांगें इस मामले में जो हाग की अदालत में उठाई गई हैं, उससे कहीं अधिक हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अर्दाशिर जारजादे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार केंद्र निदेशक, टोरंटो, कनाडा। कैलिफोर्निया में स्थित आवाज आज़ादी ने इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए एक नई रणनीति प्रस्तावित की है, जिसमें व्हाइट हाउस का मौसमी लक्ष्य ईरान सरकार का पतन होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक दस्तावेज है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप अपने नए राष्ट्रपति कार्यकाल में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दबावों का उपयोग करके इस्लामिक रिपब्लिक में आंतरिक तनाव पैदा करने और वैश्विक अलगाव की कोशिश कर रहे हैं। इस दस्तावेज में ट्रंप के राष्ट्रपति पद के लिए परिभाषित 6 प्रमुख नीतियों में अधिकतम दबाव, तेहरान को उसके प्रॉक्सी समूहों की गतिविधियों के लिए जवाबदेह ठहराना और क्षेत्र में अमेरिकी बलों को मजबूत करना शामिल है। कैलिफोर्निया के स्वतंत्रता के विचारक, जिनका नाम कियान है, से हमें यह पूछना है कि आप इस रणनीतिक प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं, खासकर ट्रंप की संभावित सरकार में। मेरे सम्मानित दर्शकों, यह एक परंपरा है कि थिंक टैंक्स और वे लोग जो विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अमेरिका के चुनावों से ठीक पहले अपने नीति प्रस्ताव अगले राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के अधिकांश प्रस्ताव गैर पार्टी रूप में तैयार किए जाते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि ये प्रस्ताव पहले और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के अनुसार होने चाहिए। हालांकि इसमें कुछ बारीकियां हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने इस योजना को तैयार किया है वे वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की पहली बार की नीति को इस्लामिक रिपब्लिक के संबंध में तैयार किया था। मैंने स्वयं इस जिम्मेदारी को वहां निभाया था और जो आदेश अंतरिम सरकार को दिया गया था वह यह था कि पहले दिन, यानी जिस दिन श्री ट्रंप ने अपना कार्यभार संभाला, इस योजना को लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब है इस्लामिक रिपब्लिक के संबंध में कार्यकारी आदेश का कार्यान्वयन, जिसमें मैं उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों में से एक था, श्री एजरा कोहेन। मैं चाहता था कि इसे तैयार किया जाए, जो कि उसी लोगों द्वारा लिखा गया है जिन्होंने पहले वाला लिखा था, ध्यान में रखते हुए क्षमता और श्री ट्रंप की नीति और व्यवहार को। आज हम देखते हैं कि अगर आज चुनाव होते तो श्री ट्रंप इस चुनाव में विजेता होते, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कई सुझाव ऐसे हैं जो उन लोगों द्वारा लिखे जाते हैं जो पेशेवर हैं और केवल राजनीतिक मामलों में रुचि नहीं रखते हैं। यह अनुभव इस काम में ध्यान में रखा जाता है और दोनों पक्षों द्वारा ध्यान दिया जाता है। मैंने कहा कि इस रिपोर्ट को विशिष्ट बनाने वाली बात यह है कि यह सरकार की क्षमता
और उन कार्यों की सीमा को जानती है जो वह कर सकती है। लेकिन जैसा कि आपने दोहराया, दाई फरजाद, कुल मिलाकर इस्लामिक रिपब्लिक के पूर्ण पतन के लिए 6 मुख्य कदम इस रिपोर्ट के लक्ष्य में शामिल हैं। मुझे यह जोड़ना चाहिए कि यह रिपोर्ट जुलाई में तैयार की गई थी और आज़ादी के विचारक इस रिपोर्ट को प्रचारित या प्रकाशित करने का कोई इरादा नहीं रखते थे, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि हमें इस रिपोर्ट को प्रकाशित करना आवश्यक हो गया। आपकी बातों के बीच हम पेंसिल्वेनिया में विलियम्सपोर्ट की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां श्री ट्रंप के साथ श्री डियोन्स भी बात कर रहे हैं। श्री कियान, हम जानते हैं कि वह और स्वयं श्री ट्रंप कई विदेशी नीति के मामलों में गैर हस्तक्षेप की पारंपरिक दृष्टिकोण पर है, और मुझे लगता है कि आप भी संभवतः उनमें से एक हिस्सा हैं। मुझे पता है कि मैं इसकी आलोचना कर रहा हूं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि एक अंतर्मुखी सरकार जैसे श्री ट्रंप की सरकार इस तरह के चरम या महत्वपूर्ण कदम उठाने की संभावना रखती है, जो वास्तव में एक देश में शासन परिवर्तन का कारण बन सकता है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही बताया था कि कई ऐतिहासिक नीति निर्धारण जिसमें कुछ अस्पष्टता है, वह बहुत सफल रहा है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः रणनीतिक योजना में यह आवश्यक नहीं है कि सभी विवरण बताए जाएं, और जब सभी विवरण बताए जाते हैं तो सभी पहलुओं जैसे कि सार्वजनिक नीति निर्धारण को भी ध्यान में रखा जाता है। तब हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की नीति निर्धारण में बहुत अधिक सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हम लगातार बैठकर बातचीत करते हैं और सब कुछ पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी बातचीत की शैली है और यह उनके दृष्टिकोण के अनुसार लिखा गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी पार्टी इसका उपयोग नहीं कर सकती, और मैं कहता हूं कि इसका अंतर यह है कि इस रिपोर्ट में जो चीज़ इसे अन्य रिपोर्टों से अलग बनाती है वह यह है कि इसे इस तरह से लिखा गया है कि यह अस्पष्टता जिसका राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम बहुत अधिक भरोसा करेंगे, यह है कि यह दूसरी पार्टी को लगातार चौंकाने और आश्चर्यचकित करने की स्थिति में रखता है, और यह कि हम इस तरह से नहीं सोचते थे कि ऐसा होगा, और यह विरोधाभास है। उदाहरण के लिए, जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हम इसको उखाड़ फेंकने का इरादा नहीं रखते, यह कारण नहीं बनता कि उनका कार्य उस योजना के साथ समन्वय में हो जैसा कि हमने उनके नीति निर्धारण में देखा है, लेकिन उनकी नीतियां सही दिशा में नहीं हैं। यह उन लोगों के लिए समस्या है जो इस मामले में कोई गहरी समझ नहीं रखते और केवल इसे एक विरोधाभास के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, श्री ट्रंप इस्लामिक रिपब्लिक के साथ सौदा करने वाले हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि श्री ट्रंप कैसे सौदा करते हैं। यानी श्री ट्रंप के लिए सौदा का मतलब है जीत। सरकार की बात करते हुए हम ड्राफ्ट को रोकते हैं। कल श्री ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने व्हाइट हाउस से आपको फोन किया, या खुद श्री ट्रंप ने फोन किया और कहा, नमस्ते बीजेन, मैंने आपका लेख पढ़ा है, मैं सहमत हूं कि इस्लामिक रिपब्लिक को उखाड़ फेंकना चाहिए। लेकिन अगले दिन योजना है इस्लामिक रिपब्लिक के खाली स्थान में विकल्प। देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक का समाधान खुद ईरान में और बाहर से मदद के साथ किसी भी तरह से संभव है। मैं इसे किसी भी तरह से नहीं कह सकता, न ही श्री चराम की ओर से, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इन घटनाओं का करीबी पर्यवेक्षक है, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि देश कैसे संचालित होगा। आज हमारे पास शहर सादो रिदा पहलवी नामक एक व्यक्ति है जो परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करते हैं। उनसे कोई कार्यवाही करने या उनसे कोई अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रणाली ऐसी स्थिति में आ जाएगी जहां वे लोग जो देश के मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें लोगों की इच्छाओं के अनुसार चलाना होगा। मेरा मानना है कि यह समस्या एक कृत्रिम समस्या हो सकती है और एक डर है जो वास्तव में मौजूद नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक के सत्ता में न होने के दिन के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसे एक संस्था के रूप में कैसे चलाया जाएगा। शहजादे रेजा पहलवी ने भी इस पर बात की है, और
अगर हम इसे बड़ा करें तो यह एक ऐसे हिस्से में बदल जाएगा जिसे हम कहते हैं कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक चला गया क्योंकि कोई विकल्प नहीं है तो स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए इस्लामिक रिपब्लिक बना रहेगा। हम इस विचार के खिलाफ हैं और इस सवाल के उठाने के खिलाफ हैं, लेकिन यह सवाल बार बार दोहराया जाता है और इसके बहुत कम जवाब दिया जाता है, जिससे इस्लामिक रिपब्लिक का बने रहना बेहतर है। नहीं, हमारा विचार इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ है। अच्छे इरादे और लोकतांत्रिक व्यवहार महत्वपूर्ण, पर बुनियादी ढांचे की क्षमताएं भी हैं। अगर वे मौजूद नहीं हैं तो हम जानते हैं कि बहुत से लोग चिंतित हैं, न केवल ईरान के अंदर बल्कि क्षेत्र के देशों और खुद संयुक्त राज्य अमेरिका को भी यह जानना है कि इस्लामिक रिपब्लिक का भविष्य किसके साथ होगा। क्या नहीं लगता कि उन बुनियादी ढांचों का निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण है? आपके द्वारा उल्लेखित संसाधनों के बुनियादी ढांचे को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। किस स्थिति में ये संसाधन खतरे में पड़ते हैं? देखिए, संगठनात्मक काम शाहजादे रेजा पहलवी का है। वह बहुत लोकतांत्रिक बातें करते हैं और कई लोग उनके प्रति आकर्षित हैं, खासकर क्योंकि उनके पिता के शासन के दौरान कई ईरानियों का अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन शाहजादे रेजा पहलवी अब वास्तव में कितना संगठनात्मक काम कर रहे हैं? उदाहरण के लिए, मुजाहिदीन के संगठन के अलावा हमारे पास कौन सा संगठित विपक्ष है जो संगठनात्मक काम कर रहा है? मुजाहिदीन संगठन बहुत नफरत का पात्र है, इसलिए इसके बारे में बात करना मेरे लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। यह विश्वास करते हुए कि रेजा पहलवी की गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं, मैं उनसे किसी भी तरह की कार्रवाई की उम्मीद नहीं करता। जो समूह सेवा के लिए तैयार हैं, उनके पास अनुभव होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल राजनीतिक रुचि पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके पास बहुत अनुभव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कहीं कोई मशीन खराब हो जाती है तो केवल वही लोग जो उस मशीन का उपयोग करते हैं मदद नहीं कर सकते, बल्कि वे लोग जो उस मशीन की मरम्मत से परिचित हैं और उसे ठीक कर सकते हैं, उन्हें मैदान में आकर अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उनकी संख्या भी कम नहीं है और अधिकतर लोग जैसे कि श्री प्रजाद और अन्य बहुत सम्मानित लोग ईरान के अंदर हैं। इसका मतलब है कि मेरे दृष्टिकोण से देश के भीतर देश के प्रशासन के लिए आवश्यक सभी चीजें मौजूद हैं, और यदि विदेश से कोई मदद चाहिए तो मुसलमानों को जो अनुभव रखते हैं राष्ट्रीय कर्तव्यों को निभाना चाहिए। आपका धन्यवाद। 9, हम आपका धन्यवाद करते हैं आजम। हमारा दृष्टिकोण इस तरह होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और हम इसके साथ कैसे निपटें। मेरे अनुसार कोई समस्या नहीं है और जिस खालीपन के बारे में आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं वह मौजूद नहीं होगा। आपका धन्यवाद। पीजन एकियन राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ और आवाज आजादी थिंक टैंक के महासचिव हैं, जो कैलिफोर्निया के आर्नेस काउंटी से हैं। अफगानिस्तान के शहर पंदान के मारे जाने की खबरों के प्रकाशन के बाद राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि ने इस विषय को बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हसन काज़मी ने जोर दिया है कि इस्लामिक रिपब्लिक अवैध शरणार्थियों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार अफगानिस्तान से कुछ शरणार्थियों ने, जो ईरान में प्रवेश करने वाले थे, कालीगन क्षेत्र में एक माइन विस्फोट में मारे गए और घायल हुए। मेरे सहयोगी अलावी वॉशिंगटन डीसी में इस घटना के बारे में रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। वे हमें सटीक जानकारी नहीं देती। हम क्या जानते हैं कि वास्तव में क्या हुआ है? फरदाद, वास्तव में सही और स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि यह घटना एक ऐसे क्षेत्र में हुई है जहां पहुंच बहुत सीमित है। एक तरफ इस्लामिक रिपब्लिक है, जिसकी दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में खराब इतिहास के कारण सूचना देने की विश्वसनीयता बहुत कम है। यह कि किसी भी प्रकार की किसी चीज़ का पूरी तरह से इनकार करना। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी भी हमले का इनकार करने के लिए वास्तव में धन्यवाद। इनकार करना मूल रूप से यह कहना हो सकता है कि यह एक विस्फोट हो सकता है। दूसरी ओर जो तस्वीरें आई हैं वे दिखाती हैं कि वहाँ कुछ हुआ है, लोग घायल हुए हैं और कुछ ने अपनी जानें खो दी हैं। सूत्रों ने पुष्टि की है कि एक समाचार एजेंसी जो बलूचिस्तान क्षेत्र में सक्रिय है, उसकी खबरें भी बहुत विश्वसनीय हैं। सूत्रों ने कहा है कि मृतकों की संख्या अधिक है। दूसरी ओर अफगान पक्ष भी तालिबान है, जिसकी जानकारी इस्लामिक रिपब्लिक के समान विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग मारे गए हैं, लेकिन हम अभी यह नहीं कह सकते कि क्या यह एक संगठित घात था।
उन शरणार्थियों या प्रवासियों को मारने के लिए जो अफ़गानिस्तान से ईरान की धरती में प्रवेश करना चाहते थे या नहीं। जो निश्चित रूप से कहा जा सकता है वह यह है कि यह एक ऐसा घटना थी जिसमें एक पक्ष सशस्त्र था, जिससे कुछ शरणार्थी घायल हुए और अनिश्चित संख्या में अपनी जानें खो दी। क्षेत्र में दोनों पक्षों पर विश्वास की कमी के कारण वास्तव में यह कहना मुश्किल है कि कम से कम इस क्षण तक जब मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि क्या हुआ। आपने शायद देखा होगा कि इन दिनों प्रवासियों, अफगानियों और शरणार्थियों के खिलाफ भावनाओं और व्यवहारों के बारे में विशेष रूप से सोशल मीडिया पर सरकार के ट्रिब्यून से बहुत से सामान्य उपयोगकर्ताओं और यहां तक कि इस्लामिक रिपब्लिक के विरोधियों से भी बहुत कुछ सुना जा रहा है। इन व्यवहारों की जड़ें कैसे देखी जा सकती हैं? मुझे लगता है कि इस कहानी का एक हिस्सा उस सांस्कृतिक अज्ञानता से संबंधित है जो कुछ लोगों में मौजूद है कि हर दूसरा व्यक्ति जिसे मैं अपने से कमतर समझता हूँ, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से उस दूसरे व्यक्ति के लिए अपमान और तिरस्कार का हकदार है। यानी वही व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर अफ़गान, इराकी या शायद काले नागरिकों के प्रति अनुचित दृष्टिकोण रखता है, जब एक यूरोपीय के बारे में बात करता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। इसका एक हिस्सा ये है कि हम ईरान में बहुत गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, शासन असामान्य है और लोग असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। शायद असुरक्षा का यह अनुभव अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूद है और वास्तव में मध्यस्थ संस्थाएं नहीं हैं जो लोगों को इस स्थिति का सामना करने में मदद करें। सरकार एक काल्पनिक दुश्मन बनाती है जो इस स्थिति का कारण बनता है। अगर आवास की स्थिति खराब है तो अफ़गानियों के आने से आवास की स्थिति और ख़राब हो गई है। अगर वास्तव में महंगाई की समस्या है, अगर रोटी की लंबाई बढ़ गई है, अगर समस्या कजूर है, अगर स्कूल उपयुक्त नहीं है और शिक्षा की स्थिति अफ़गानियों के कारण है, तो यह सब गलत है। स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं कि इस नए प्रवास की लहर से पहले जो अफ़गान शरणार्थियों के लिए उत्पीड़न और विनाश का कारण बनी, वह तालिबान द्वारा उत्पन्न की गई थी। ईरान में आर्थिक कठिनाइयाँ, महंगाई, आवास और शिक्षा से संबंधित समस्याएं और सुरक्षा की चिंताएं बहुत व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थीं। इस प्रकार जो कुछ भी है वह सरकारी इरादा है जो दोषों को एक विदेशी दुश्मन पर डालना चाहता है और यह विदेशी दुश्मन अफ़गान प्रवासियों और शरणार्थियों की स्थिति का कारण बताया जाता है। दूसरी ओर कुछ लोग जो वास्तव में चरमपंथी दृष्टिकोण रखते हैं, जो सांस्कृतिक नस्लवाद के ढांचे के भीतर समझाया जा सकता है, इस कोशिश में हैं कि अपनी आंतरिक डर और भय को एक बाहरी तत्व की ओर मोड़ें। वे इसे नकारने, अपमानित करने और कमतर करने के माध्यम से करते हैं, जिससे वे एक तरह से मानसिक और आंतरिक रूप से खुद को ठीक कर सकें। और खेद की बात है कि इनकी संख्या भी मीडिया में है। हम जानते हैं कि कोई है जो उदाहरण के लिए ऑनलाइन या कागज़ पर समाचार प्रकाशित करता है। इस टेबल में गलत खबरें आती हैं और सरकार उन गलत खबरों से निपटने की इच्छा नहीं रखती है और यह स्थिति बनती है और यह खतरनाक है। यह खतरनाक इस अर्थ में है कि यह बेगुनाह और असहाय अफ़गान नागरिकों का एक राक्षस निर्माण कर रहा है, जिससे उनके दमन को आसान बना दिया जाता है और यह वास्तव में चिंताजनक है। आपका धन्यवाद मेरे सहयोगी शाहिद अलविदी वॉशिंगटन डीसी से। धन्यवाद कि आप आज रात के 24 कार्यक्रम के दर्शक बने। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा, डोनाल्ड ट्रंप के उपाध्यक्ष का स्थान पेंसिल्वेनिया में बात कर रहा है। आइए हम इस कार्यक्रम को पेंसिल्वेनिया के विलियम्सपोर्ट में उनके इस भाषण की लाइव तस्वीरों के साथ आगे बढ़ाते हैं, अमेरिका में दर्शक और आप खुद के लिए। और अगर हमें यात्रा में हिस्सा लेना है तो और लाओ और